मेरा कमांडो मिशन शुरू हो गया था। मैं मछली और मिठाई का डिब्बा उठाए सीढ़ियां उतरकर बाजार में आ गया। वहां से पैदल ही थाने की तरफ चल दिया। कमांडो मिशन के एहसास ने मेरे अंदर एक नाकाबिले शिकस्त वलवला बेदार कर दिया था। मैं उस वक्त अपनी राह में हायल पहाड़ से भी टकरा कर उसे रेजा रेजा कर सकता था। दूर से पुलिस की चौकी के बाहर एक कमजोर सा बल्ब जलता दिखाई दिया। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली। थाने के दरवाजे का एक पट खुला हुआ था। ये अच्छी बात थी। शहर की सड़कें वीरान और खामोश थीं। कोई मकानों की बत्तियां गुल हो चुकी थीं। मैं इत्मीनान से चलता थाने में दाखिल हो गया। क्या देखता हूँ कि चौकी इंचार्ज ठाकुर सुचदेव शर्मा की जगह कोई दूसरा उधेड़ उमर थानेदार बैठा रजिस्टर पर झुका ऊँघ रहा है। वही 2 सिपाही उस वक्त भी मौजूद थे। हवालात के दरवाजे पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। हवालात में धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। पाकिस्तानी जासूस ऊँघ रहा था। वो मुझे बीमार सा लगा। मैंने जाते ही चौंकने की अदाकारी करते हुए पूछा, अरे ठाकुर सुचदेव जी कहाँ हैं? मालूम होता है आज उनकी ड्यूटी नहीं। मेरा नाम राथन है। ठाकुर जी शर्मा मेरे दोस्त हैं। मैंने नए इंचार्ज को नमस्कार करते हुए हाथ बढ़ाया। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने मिठाई का डिब्बा उसके सामने रख दिया और सिपाही से कहा, महाराज सुबह फोन पर मैंने ठाकुर जी से वादा किया था कि उनके बच्चों के लिए मिठाई लाऊंगा। हुआ ये कि मैं सिनेमा देखने चला गया। वहाँ बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो शर्मा जी से मिठाई लाने का वादा किया था। बस फौरन सिनेमा हॉल से उठा और मिठाई लेकर सीधा यहाँ आ गया। सिपाही मुस्कुराने लगे। एक सिपाही ने नए थानेदार से मेरा तारुफ करवाया। मैंने कहा, ठाकुर जी दरअसल ये मिठाई मैं इस खुशी में लाया हूँ कि आपने एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। मैं डिब्बा खोलने लगा तो नया थानेदार बोला, ना महाराज जी, ये शर्मा जी के बच्चों के लिए है, हम फिर खा लेंगे आपसे। मैंने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में कहा, प्यारे वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैंने जल्दी से कहा, चलिए आपके लिए मैं सुबह मिठाई ले आऊंगा। अजी हम तो पुलिस कर्मचारियों के दास हैं, एक्साइज में रहते हैं, पुलिस से बड़ी दोस्ती है, कभी आइए ना हमारे प्रांत में भी। इस दौरान मैं अपनी जेब से उनकी मौत का सामान निकाल चुका था। मैंने सिगरेट की डिब्बियां खोलते हुए कहा, तो फिर सिगरेट ही पी लीजिए। आला किस्म के सिगरेटों का पैकेट देखकर थानेदार ने अपनी सिगरेट फौरन फेंक दी। मैंने उठकर डिब्बी में से जहरीली सिगरेटें आगे करके एक एक सिगरेट थानेदार और दोनों सिपाहियों को दी। जब मैं मुड़ा तो देखा कि थानेदार ने माचिस जला ली थी और अपनी सिगरेट सुलगाने के बाद दूसरे सिपाहियों की सिगरेटें सुलगा रहा था। उसने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए शायद बहुत ही लंबा कश लिया था या सिगरेट का धुआं अपने हल्क में नहीं ले गया था। मामला खतरनाक था। मैं दोबारा हवालात के सिपाही की तरफ मुड़ा और जल्दी से लाइटर जलाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। हवालात वाले सिपाही ने सिगरेट सुलगाते हुए पूरा कश खींच लिया। उसके साथ ही सिगरेट उसके होंठों से निकल गई। वो बगैर आवाज निकाले अपने गले को मसलने लगा और यूं बार बार मुंह खोलने और बंद करने लगा जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। मैंने तेजी से पलट कर देखा। थानेदार और दोनों सिपाही मुर्दा पड़े थे। जहर अपना काम कर चुका था। थानेदार का सर मेज पर झुका हुआ था और दोनों सिपाहियों की गर्दनें भी एक तरफ को ढलक गई थी। फिर धड़ाम की आवाज के साथ हवालात का सिपाही भी फर्श पर गिर गया। किस कदर खतरनाक जहर था कि उसने 2 सेकंड के अंदर अंदर 4 आदमियों को मौत की वादी में धकेल दिया। अब मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं था। इस दौरान में मेरा पाकिस्तानी साथी उठकर सलाखों के पास आ गया था। उसने खुश्क सी घबराई हुई आवाज में कहा, चाबी सिपाही की पेटी में मौजूद है। मैंने मुर्दा सिपाही की पेटी में से चाबी निकाली और हवालात का ताला खोलते हुए थाने के नीमवा दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खाली था। मैंने पाकिस्तानी जासूस से कहा, चलो जल्दी से निकल चलो। मैं लपक कर थानेदार की मेज की तरफ गया और वहां से मछली और मिठाई के पैकेट उठा लिए। फिर दरवाजे में रुककर बाहर देखा। बाजार उसी तरह सुनसान पड़ा था। मैं पाकिस्तानी जासूस को अपने पीछे आने का इशारा करके थाने से निकल आया। वो पाकिस्तानी जासूस मेरा हम उम्र था मगर जिसामत में मुझसे जरा कम था। थाने की मार और लोगों के जदोकोब करने की वजह से वो बीमार सा मालूम होता था। उसकी आंख पर नीला दाग अभी तक मौजूद था। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, अभी खामोश रहो। मगर वो फिर बोला, मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया था कि तुम ही दरवेश हो। मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया था। मैंने उसे डांट दिया, तुम खामोश नहीं रह सकते, अहमक कहीं के। वो चुप हो गया। मुझे एक खतरा था कि रास्ते में कहीं राउंड लगाता कोई सिपाही न मिल जाए, लेकिन अब मैंने उसे भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था क्योंकि अब मैं जासूस की बजाय एक खूंखार कमांडो बन चुका था। चौक में हलवाई की दुकान अभी तक खुली थी। मैं बाजार की दूसरी तरफ निकल आया। वहाँ सामने मेरा होटल था जो बंद पड़ा था। फिर भी मैं उससे कुछ फासले से होकर गुजरा। लारियों का अड्डा भी सुनसान पड़ा था। एक जानिब वो मंदिर था जिसके अकब में टैक्सी ड्राइवर का घर था। मंदिर की अकबी गली में पहुंचते ही ड्राइवर के मकान के बाहर टैक्सी खड़ी नजर आई जिसका रुख सड़क की जानिब ही था। मेरे दिल में ख्याल आया, जब टैक्सी जहाँ मौजूद है तो ड्राइवर को जगाने की क्या जरूरत है, कहीं वो बेचारा खामखा हमारे हाथों न मारा जाए। मैंने अपने साथी से सरगोशी में कहा, हमें ये टैक्सी लेकर जानी है, खामोशी से मेरे पीछे आओ। मैंने करीब जाकर देखा, टैक्सी के दरवाजे मुकफ्फल थे और शीशे चढ़े हुए थे। पुरानी टैक्सी थी। मैंने जेब से खंजर निकालकर खिड़की के शीशे का रबड़ उखाड़ा और शीशा नीचे कर दिया। फिर अंदर हाथ डालकर दरवाजा खोल दिया। हम दोनों जल्दी से टैक्सी में घुस गए। अब एक दूसरी मुश्किल पेश आई कि गाड़ी का इंजन कैसे स्टार्ट करें। मैंने अपने साथी के कान में कहा, नीचे उतरकर उसे धक्का लगाओ। उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे को सरकने लगी। मैं उसे सड़क पर ले आया। अब
मैंने उससे कहा कि बोनट उठाकर इंजन स्टार्ट करूं। उसने ऐसा ही किया। मैंने रेस दी तो इंजन एक गड़गड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। अगर टैक्सी का ड्राइवर बेदार भी हो जाता तो हमें नहीं पकड़ सकता था। मैंने टैक्सी को गियर से निकाल कर पहला गियर लगाया और एक्सेलरेटर दबा दिया। मेरा साथी लपक कर मेरे पास आ बैठा था। गाड़ी ने धुआं छोड़ा और वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। मैं उस सड़क से शिनासा था। यही वो सड़क थी जिससे होकर मैं अहमदाबाद से उदयपुर के लारियों के अड्डे में दाखिल हुआ था। गाड़ी अगरचे पुरानी थी लेकिन उसका इंजन बड़ी ठीक ठाक हालत में था। मैंने गाड़ी को 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर छोड़ दिया। मेरे साथी ने कहा, हम इस सड़क पर महफूज नहीं हैं। अगर टैक्सी वाले की आंख न भी खुली हो तो थाने में जो हम 3 सिपाहियों और थानेदार का खून कराए हैं वो छुपा नहीं रह सकता। हो सकता है पुलिस की कोई जीप हमारे ताक़ुब में इसी सड़क पर चल पड़े। इसके अलावा अगले शहर की पुलिस चौकी को हमारे बारे में खबरदार किया जा सकता है और हम आगे पकड़े जा सकते हैं। जिन खदशात का इजहार वो कर रहा था उन पर मेरी भी नजर थी। मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला अमजद, और मेरा कोड नाम। वो एकदम खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, तुमने मुझे अपना कोड नंबर नहीं बताया। अगरचे तुम्हारी शक्ल उसी तस्वीर जैसी है जो मुझे इस्लामाबाद में चौधरी साहब ने दिखाई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जो नंबर दिया था वो मालूम करना जरूरी है। मैंने अपना 3 हिंसों वाला नंबर उसे बताया। वो मुतमईन होकर बोला, मेरा कोड नाम शहीद है। मैंने कहा, बताओ कि चौधरी साहब ने क्या पैगाम देकर तुम्हें मेरे पास भेजा है, क्योंकि हो सकता है कि हम पुलिस के निर्गे में फंस कर एक दूसरे से बिछड़ जाएं और फिर न जाने कब मिल भी सकें या नहीं। अमजद ने मुझे वो पैगाम देना शुरू किया जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने उसे मुझ तक पहुंचाने के लिए कहा था। वो बोला, दुश्मन हमसाया मुल्क ने हमारे मुल्क के इंतहाई काबिल और न्यूक्लियाई साइंस में हरफ आखिर साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी नौजवान लड़की मिस नौरीन को अगवा कर लिया है। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर आफरीदी के पास एक कीमती फार्मूला है जो उसकी बरसों की मेहनत का नतीजा है। दुश्मन मुल्क अपने एटमी मंसूबे को मुकम्मल करने और पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार बनाने के लिए डॉक्टर आफरीदी के एटमी फार्मूले से काम लेना चाहता है। डॉक्टर आफरीदी की बेटी को इसलिए अगवा किया गया है ताकि डॉक्टर अपनी बच्ची की जिंदगी की खातिर दुश्मन के इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। मैंने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है? वो बोला, तुम्हें ये ड्यूटी सौंपी गई है कि जिस तरह भी हो सके डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी मिस नौरीन को दुश्मन की कैद से निकाल कर बम्बई शहर में मुकीम एक पाकिस्तानी एजेंट के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, दुश्मन मुल्क के जासूस हमारे साइंसदान और उसकी बेटी को अगवा करके ले गए हैं और आप लोग मुंह देखते रह गए। वो बोला, ये सब कुछ एक ऐसी गहरी साजिश के तहत हुआ कि किसी को कानो कान खबर न हो सकी। बहरहाल ये तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला डॉक्टर और उसकी बेटी को दुश्मन की कैद से निकालकर पाकिस्तानी एजेंट के पास बम्बई पहुंचाने का है, क्योंकि बावर किया जाता है कि डॉक्टर आफरीदी से काम निकालने के बाद दुश्मन उसे उसकी बेटी समेत हलाक कर डालेंगे। सामने से किसी ट्रक की रोशनियां नजर आईं। मैंने टैक्सी की रफ्तार कम करके उसे एक तरफ डाल लिया। ट्रक गुजर गया तो मैंने अमजद से पूछा, क्या कुछ खबर है कि डॉक्टर आफरीदी को किस शहर में और किस जगह रखा गया है? हाँ, अमजद बोला, हमारी इंटेलिजेंस हमें सिर्फ इतना ही बता सकी है कि अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियान धारावार का एक घना और खतरनाक जंगल है। इस जंगल में दुश्मन ने एक पुराने किले के खंडर में नीचे खुफिया लेबोरेटरी कायम कर रखी है। डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी उसी जेर जमीन लेबोरेटरी में कैद हैं। वो लेबोरेटरी कोई एटमी सेंटर नहीं है और ना ही वहाँ कोई एटमी रिएक्टर लगा हुआ है, लेकिन एटमी प्रोसेस के सिलसिले में इब्तदाई काम वहीं होता है। हमारी इंटेलिजेंस को इससे ज्यादा कुछ मालूम ना हो सका। हमारी टैक्सी वीरान सड़क पर 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने अमजद से बम्बई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी उम्र 50 बरस, कद दरमियाना, रंग सांवला और बालों में सफेदी है। असल नाम अब्दुर्रहमान है, सियालकोट का रहने वाला है। 15 साल से बम्बई में हकीम सुलेमान शाह के नाम से चरनी रोड पर मतब कर रहा है। उसने शादी नहीं की। उसने अवाम की भलाई के लिए दुकान ही के एक छोटे से हिस्से में अखबार लाइब्रेरी बना रखी है। इसी दुकान के पीछे उसका मकान है जहाँ वो रहता है। उसका कोड नाम नीला मरवारेद है। क्या तुम्हें ये सब कुछ याद रहेगा? मैंने कहा, ये सब कुछ मेरे जहन के कंप्यूटर में महफूज हो चुका है। फिर उससे बड़ा अहम सवाल किया कि उसका मसरफ अब क्या रह गया है और वो क्या चाहता है। वो बोला, मुझे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना था जो पहुंचा दिया। अब आगे तुम्हारा मिशन शुरू होगा। मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मुझे अकबी आईने में पीछे से आती हुई गाड़ी की रोशनियां नजर आ रही थी। अमजद बेचैनी से बोला, सवाल ये है कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब तक तो सिपाहियों के कत्ल और मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका होगा और मुमकिन है पुलिस ने हमारा ताक़ुब शुरू कर दिया हो। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है कि ताक़ुब शुरू हो चुका है। अमजद ने चौंक कर पीछे देखा। क्या? पिछली गाड़ी की रोशनियां काफी करीब आ गई थी। अगर ये पुलिस की गाड़ी है तो हमारे पास तो कोई असला भी नहीं है। गाड़ी को उधर वीराने की तरफ मोड़ लो। मैंने आहिस्ता से कहा। अमजद, तुम खामोश रहो और मैं जो कुछ करूँ मुझे करने दो। मैंने टैक्सी सड़क से उतार कर एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी और अमजद से कहा, फौरन बोनट उठाकर ऐसा जाहिर करना शुरू कर दो जैसे इंजन
इंजन में कोई नक्स पैदा हो गया है। पिछली गाड़ी करीब आती जा रही थी। अमजद ने ऐसा ही किया। मैं टैक्सी से निकला और झुककर चलता हुआ गाड़ी से 10 कदम पीछे सड़क के किनारे रेत के एक ढेर के पीछे छुप गया। मुझे यकीन था कि ये पुलिस की गाड़ी है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। वो एक फौजी जीप थी जिसमें 2 फौजी सवार थे। जीप मेरे करीब से गुजरकर टैक्सी के करीब रुक गई। जीप में बैठे ही बैठे एक फौजी ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है जवान, अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो हमसे ले लो। मेरे जहन से आधा बोझ उतर गया। इन फौजियों को हमारे बारे में कुछ इल्म न था, वरना वो यूं इत्मीनान से हरगिज न बैठे रहते। अब मेरे जहन में एक नई स्कीम आई। दूसरी जानिब से अमजद ने हिंदी में जवाब दिया, महाराज इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा, उजाड़ जंगल है, सवारी उतार कर घर जाऊंगा, बस जीप फंस कर रह गया हूँ, ठहरो मैं देखता हूँ। ये कहकर एक फौजी अफसर जीप से उतर कर टैक्सी की तरफ बढ़ा। जीप पर छत नहीं था। दूसरा फौजी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा। मुझे उसका धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। वो बिल्कुल अटेंशन बैठा था। उससे मालूम हुआ कि उसका साथी कोई अफसर है। इतने में अमजद की आवाज सुनाई दी, महाराज गाड़ी के इंजन में अब दम नहीं रहा, आप जहमत न करें, मैं खुद ही मुरम्मत कर लूंगा। मैं अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गया। मुझे उनमें से एक फौजी की वर्दी, पिस्तौल और जीप की जरूरत थी, क्योंकि टैक्सी हमारे जुर्म का सबसे बड़ा सबूत थी और हम किसी वक्त भी पकड़े जा सकते थे। मैं टीले के अकब से निकलकर जीप की तरफ रेंगने लगा। खतरा सिर्फ ये था कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी ना जाए, लेकिन सड़क बिल्कुल तारीक थी। जीप से 6 फुट दूर मैंने अपना खंजर निकाल लिया और उठ खड़ा हुआ। फौजी जीप में उसी तरह अकड़ा बैठा था और उससे चंद कदम दूर उसका अफसर टैक्सी के इंजन पर झुका उसे चेक कर रहा था। मैं एक ही जस्त में फौजी के सर पर पहुंच गया। उसके हल्क से हल्की सी भी आवाज न निकल सकी, क्योंकि उसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी। मैंने कस्दन खंजर का इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरह उसकी वर्दी खून में लिथड़ जाती। मेरे बाजू का एक ही झटका उसकी गर्दन का मनका तोड़ने के लिए काफी था। फिर मैंने उससे इस तरह आगे की तरफ झुका दिया जैसे वो स्टीयरिंग पर सर रखे सो रहा हो। मैं जीप के अकब से रेंगता हुआ टैक्सी के बाएं पहलू की तरफ आ गया। उसी वक्त फौजी अफसर रुमाल से हाथ साफ करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ा और बोला, ओए तुम फिर सो गए परसराम। जीप के पास जाकर उसने अपने ड्राइवर को झंझोड़ा तो वो सीट पर लुढ़क गया। अफसर ने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। वो हमारी तरफ घूमा ही था कि मेरे हाथ से खंजर जन की आवाज के साथ निकला और उस अफसर की गर्दन में पेवस्त हो गया। उसने गोली चला दी। रात की धुंधली रोशनी में मैंने देखा उसका एक हाथ गर्दन पर था और वो खंजर निकालने की कोशिश में चक्कर खा रहा था। उसने चकराते और लड़खड़ाते हुए एक और फायर कर दिया। हम दोनों टैक्सी के पीछे छुपे ये खूनी मंजर देख रहे थे। उसने अपनी गर्दन से खंजर निकाला और लड़खड़ाता हुआ टैक्सी की तरफ बढ़ गया। मैंने अमजद से कहा, दरख्त के पीछे हो जाओ। वो भागकर दरख्तों के अकब में चला गया। फौजी अफसर ने एक फायर और किया, लेकिन अब पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो टैक्सी के करीब आकर गिर पड़ा। मैं अपनी जगह दुबका रहा, क्योंकि पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था और वो मरा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं अमजद को अपने पीछे आने का इशारा करके जीप की तरफ बढ़ा। फौजी ड्राइवर की लाश को एक तरफ धकेल कर मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया। फिर जीप स्टार्ट करके टैक्सी की तरफ ले गया और जीप फौजी अफसर के ऊपर से गुजार दी। किसी किस्म की कोई चीख सुनाई न दी और ना ही गोली चली। थोड़ी दूर जाकर मैंने जीप रोक दी और मैं और अमजद जीप से उतरकर सड़क के किनारे जमीन पर लेट गए। हमारी आंखें अंधेरे में सड़क पर पड़े मुर्दा आमेज पर जमी हुई थी। शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए इंडियन फौजी का जिस्म बेहिस हरकत था। सड़क पर जूं की चाल से रेंगता मैं उसके करीब पहुंचा ही था कि मुझे दूर सड़क पर उदयपुर से आती किसी गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। ये एक और खतरे का निशान था। मैंने झपटा मारकर पिस्तौल पर कब्जा किया। फौजी खत्म हो चुका था। मेरा खंजर कुछ फासले पर सड़क पर गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाकर लाश की वर्दी से पूछा और अमजद को आवाज दी, कोई गाड़ी आ रही है, अभी रोशनी नजर आ रही है और उसके आने से पहले पहले इसे ठिकाने लगाना है। हमने पहला काम ये किया कि सड़क पर से खून में लथपथ भारतीय फौजी अफसर की लाश घसीट कर दरख्तों के पीछे रेत पर डाल दी। उसके बाद जीप को स्टार्ट करके दरख्तों के पीछे ले गए। फिर कच्चे रास्ते पर से रेत उठाकर उस जगह डाली जहाँ सड़क पर इंडियन फौजी का जमा हुआ खून था। उदयपुर से आने वाली गाड़ी की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। ये कोई वैगन, ट्रक या पुलिस गाड़ी भी हो सकती थी। हमने टैक्सी को भी दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया। मैंने पिस्तौल का चैम्बर खोलकर अंधेरे में गौर से देखा। उसमें अभी 4 गोलियां मौजूद थीं। हम भागकर फौजी जीप के पास आ गए। दूसरे फौजी की लाश घसीट कर नीचे झाड़ियों में डाली तो देखा कि उसकी बेल्ट के साथ भी पिस्तौल लगा था। मैंने वो पिस्तौल निकालकर अमजद को थमा दिया। दरख्तों के पीछे मोर्चा लगाकर बैठ जाओ। अगर ये पुलिस की गाड़ी हुई तो 2-4 को मार कर मरेंगे। एक दरख्त के पीछे अमजद और दूसरे दरख्त के पीछे मैं मोर्चा लगाकर बैठ गया। गाड़ी की रोशनियां साफ नजर आने लगी थी। ये रोशनियां हमारे लिए मौत का पयाम्बर भी हो सकती थी। अगर इसमें पुलिस हुई तो हम ज्यादा देर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और छुपने की भी कोई जगह नहीं थी। इन दरख्तों के पीछे रात की गंभीर तारीकी में दूर तक फैला हुआ मैदान था, जहां हम असलहा खत्म होने के बाद मुसल्लह पुलिस की राइफलों से कहां तक अपनी जान बचा सकते थे। बहरहाल मैंने अपनी मौत को कबूल कर लिया था और यही सोच रखा था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाने दूंगा। 3 गोलियों से 3 राजस्थानी पुलिस वालों को जरूर ठंडा कर दूंगा। सड़क पर रोशनी छा गई और एक ट्रांसपोर्ट ट्रक बड़ी तेजी से आगे निकल गया। हमने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन पुलिस की गाड़ी अब किसी भी वक्त हमारे
ताक़ुब में निकल सकती थी। मैंने अमजद से कहा, हमारे पास अब सिर्फ एक ही फौजी की लाश ऐसी है जिसकी वर्दी खून से महफूज है, अगर तुम पहनना चाहो तो इसे पहन सकते हो। अमजद कहने लगा, ये फौजी वर्दी मेरे लिए मुसीबत का बायस बन सकती है, क्योंकि मुझे जहाँ से पंजाब जाकर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। तुम्हारा मिशन अभी नामुकम्मल है, कम से कम इस तरह पहली नजर में तुम पुलिस वालों की निगाह में नहीं आओगे। मैं भी यही चाहता था। मैंने झाड़ियों में पड़ी फौजी ड्राइवर की लाश को सीधा करके उसकी वर्दी उतार कर पहन ली। सितारों की फीकी रोशनी में मैंने देखा कि उस फौजी का रैंक सूबेदार मेजर का था और ये 7वीं राजस्थान बटालियन का फौजी था। उसका नाम बंसीराम था। उसकी पे बुक और दूसरे कागजात मैंने वहीं फाड़ कर फेंक दिए, क्योंकि उन पर उसकी तस्वीर थी। उसकी बेल्ट पिस्तौल के साथ अपनी कमर में लगा ली। उसके बाद दूसरे फौजी अफसर की लाश की तलाशी ली। उसकी जेब में कुछ रकम और पे बुक थी। हमने उन्हें वैसे ही रहने दिया। जीप में आकर डैशबोर्ड खोल कर देखा, उसमें इधर उधर की बेकार चीजें पड़ी थी। एक पिस्तौल अमजद ने अपने पास रख लिया। हम जीप में सवार हो गए। मैं स्टीयरिंग पर बैठा था और जीप स्टार्ट करते ही उसे तूफानी रफ्तार से दौड़ा रहा था। राजस्थान का सहराई इलाका पीछे रह गया और सौराष्ट्र का जंगली इलाका शुरू हो गया। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी, मगर दूर तक खाली पड़ी थी। हम आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। ये तय हो चुका था कि मेरा साथी जासूस अहमदाबाद से पंजाब की तरफ निकल जाएगा और मैं अपने एक नए मगर खतरनाक मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। ये खतरनाक और अहम तरीन कौमी मिशन पाकिस्तान के बुजुर्ग और अनमोल साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी नौजवान बेटी नौरीन को दुश्मन की कैद से रिहा करवाकर बंबई शहर में अपने एजेंट हकीम सुलेमान शाह के घर पहुंचाना था। सूरज तुलू हो गया। अहमदाबाद करीब ही था। इधर उधर से अब कुछ गाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हमें सामने से आता एक मिलिट्री ट्रक और एक फौजी जीप भी मिली। मैंने उनके ड्राइवरों को हल्का सा सलाम भी किया। रास्ते में किसी जगह हमें न रोका गया, न ही चेकिंग की गई। जब दिन काफी निकल आया तो गुजरात काठियावाड़ के जंगल खत्म होकर खेत शुरू हो गए। शहर के मरकजी इलाके की तरफ जाने की बजाय जीप में एक पुल से गुजारता हुआ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ ले आया। मैंने जीप एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी। सड़क की दूसरी तरफ चाय की छोटी सी दुकान थी। कुछ लोग बाहर बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। जीप को लॉक करके हम उस दुकान में आकर बैठ गए। मेरे पास मछली का पैकेट मौजूद था। हमने डबल रोटी के साथ ये मछली खाई और चाय मंगवा ली। चाय वाला मेरे फौजी होने की वजह से बहुत खिदमत कर रहा था। लड़का बार बार आकर हमसे पूछता, साहब और क्या लाऊं? मेरे पास 600-700 रुपए के करीब भारतीय करेंसी थी। मैंने 400 रुपए अमजद को दे दिए, बाकी अपने पास रख लिए। अमजद को पंजाब से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना था और पंजाब तक ये तवील सफर था। मैंने उसे ताकीद की कि सबसे पहले शहर की किसी मार्केट में जाकर अपने लिए कुर्ता पाजामा और गुजराती तर्ज का कोट और चप्पल खरीद कर पहने। अमजद अगरचे बाज मामलों में मेरे नजदीक अनाड़ी जासूस था, लेकिन इसके बावजूद उसकी होशियारी और महारत से मैं इनकार नहीं करूंगा। मैंने कहा, यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। तुम्हें अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से पंजाब की तरफ सफर शुरू करना है। सफर 3rd क्लास में करना, बाकी तुम खुद समझदार हो और तमाम जरूरी उमूर से वाकिफ भी। मैं यहाँ से अपने मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। चीफ से कहना कि मैं डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी को हर हालत में बरामद करके बम्बई पहुंचा दूंगा, खा इसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। एक और बात, चौधरी साहब से कह देना कि अगर मुझे कोई ऐसी ही मुसीबत पड़ गई तो मैं दिल्ली में अपने सिफारत खाने से राब्ता पैदा करने की जरूर कोशिश करूंगा, इसलिए वो अपने सिफारत खाने वालों को मेरे बारे में पेशगी इत्तला कर दें। अमजद ने चाय का आखिरी घूंट चढ़ाकर प्याली मेज पर रखी और बोला, मैं तुम्हारा ये पैगाम चीफ तक पहुंचा दूंगा। मेरा ख्याल है कि ये पिस्तौल मैं अपने पास ही रखूं। इसमें 5 गोलियां हैं, क्या ख्याल है? मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है, एक पाकिस्तानी एजेंट होने के नाते तुम्हें ये पिस्तौल अपने पास रखना चाहिए या नहीं? अमजद ने फौरन जवाब दिया, नहीं। मैंने कहा, तो फिर इसे मौका देखकर कहीं फेंक देना। अच्छा, अब हमें चलना चाहिए। वो जीप में आकर बैठ गया। मैंने जीप स्टार्ट की और चलाता रेलवे स्टेशन के पहलू में आ गया। अब यहाँ से हमारी राहें जुदा होती हैं। अमजद ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थामा और कहा, दोस्त, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। मैंने मुस्कुराकर कहा, आमीन। मैंने जीप को घुमाया और बड़ौदा की तरफ जाने वाली सड़क का रुख किया। ये जीप अब मेरे लिए खतरे का सिग्नल थी। इससे छुटकारा हासिल करना जरूरी था। मेरा टारगेट अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियानी जंगल थे। कभी ये जंगल गुजरात के दरिंदा सिफत भोपत डाकू का मस्कन थे, अब भी ये सौराष्ट्र के डाकुओं की आमाजगाह बना हुआ था, जिनकी गारतगरी की खबरें अक्सर गुजरात के अखबारों में छपती रहती थी। इन्हीं जंगलात में किसी जगह धारावार का जंगल था, जिसके किसी पुराने खंडर के ज़ेर जमीन तहखाने में पाकिस्तान के नामवर साइंसदान डॉक्टर आफरीदी और उसकी बेटी नौरीन को कैद रखा गया था, और यही पुराना खंडर नुमा कला मेरा टारगेट था।